नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी बाल्यावस्था के पार्ट 2 पे चर्चा करने वाले हैं। पूर्व में हमने बाल्यावस्था के जो वीडियो में आप सबसे चर्चा की थी, उसमें हमने बाल्यावस्था के विषय में और बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के विषय में आपसे संपूर्ण पर चर्चा करी थी। आज हम जो शेष बाल्यावस्था के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करते रहें। तो बाल्यावस्था का जो पहला हमने चर्चा करा था कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं बाल्यावस्था में भाग 2 पर। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की क्या स्थिति है, इस पर आज हम सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो बाल्यावस्था की जो शारीरिक विकास की पहली स्थिति होती है, अगर वो हम बालक की ऊंचाई या लंबाई के संदर्भ में परिचर्चा करें तो जो पहली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि बाल्यावस्था में प्रतिवर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर की औसत वृद्धि होती है। मतलब यदि किसी बालक की लंबाई है तो वो प्रतिवर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर की औसत उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। औसत लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात होती है, अगर हम इसे बालक और बालिका के संदर्भ में देखें तो जो लड़कियां होती हैं वो 1 सेंटीमीटर कम, यानी बाल्यावस्था के अंत में अगर दोनों का समानांतर हम तुलना करें तो बालक 1 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं अपेक्षाकृत बालिकाओं के। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है, अगर हम हड्डियों के संदर्भ में चर्चा करें तो हमने शैशवावस्था में देखा था कि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती थी और वो अब बाल्यावस्था में 270 से बढ़ करके कितनी हो जाती हैं, 350 हो जाती हैं। अर्थात शैशवावस्था में जन्म के समय बालकों की जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं और बाल्यावस्था के अंत में आते आते हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। बालकों के हमने चर्चा करी थी पूर्व में शैशवावस्था के संदर्भ में। अगर बात करें तो जो दांतों की संख्या होती थी वो अस्थायी दांत होते थे और 6 साल की उम्र तक लगभग बालक के सभी स्थायी दांत निकल आते थे और स्थायी दांतों की अस्थायी दांत निकल आते थे और वो अस्थायी दांत धीरे धीरे स्थायी दांत में परिवर्तित होना शुरू होते थे और शैशवावस्था के अंत में 1 या 2 स्थायी दांत आ जाते थे। परंतु बाल्यावस्था का जैसे ही अंत आता है वो 27 से 28 उसके 27 या 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। 27 या 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बालक का जो सिर होता है वो प्रौढ़ावस्था में जो उसका सिर होता है उसके आकार का 95% हो जाता है। प्रौढ़ावस्था के मस्तिष्क का 95% भाग बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है। और अगर हम मांसपेशियों के संदर्भ में परिचर्चा करें तो बालक की जो मांसपेशियां होती हैं उसके कुल शरीर के भार का 33% हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 33% हो जाती हैं। मांसपेशियां बालक के कुल भार का 33% हो जाती है। इसके अलावा बालक के लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है और इच्छा अनुसार वो संचालन करने के लिए लायक हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि बाल्यावस्था में उसका मांसपेशियों पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। सभी अंग उसके विकसित हो चुके होते हैं और वो जैसे चाहता है वैसे अपने अंगों का संचालन कर लेता है। और हृदय की जो धड़कन होती है
हृदय की धड़कन प्रति मिनट 85 की दर से होती है। प्रति मिनट 85 की दर से होती है, अर्थात बालक का हृदय 1 मिनट में 85 बार धड़कता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोलैंगिक विकास की सुप्तावस्था का जो अंतराल होता है वो 6 वर्ष से लेकर के यौवन तक होता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मनोलैंगिक बालक के मनोलैंगिक विकास की सुप्तावस्था का अंतराल कब से कब तक होता है। सुप्तावस्था का अंतराल 6 वर्ष से लेकर यौवन तक होता है। 6 वर्ष से लेकर यौवन तक होता है। तो आपने देखा कि मनोलैंगिक विकास की सुप्तावस्था का अंतराल जो होता है वो 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा की हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए और एक बालक की शिक्षा व्यवस्था का क्या प्रारूप होना चाहिए, इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है हमारे सामने, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि बालक के शारीरिक विकास पर हमें सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बालक के शारीरिक विकास पर ध्यान, चूंकि कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमें उसे पौष्टिक आहार देते हुए और उसे उचित खेलने कूदने का अवसर देते हुए उसके शरीर के संपूर्ण विकास पर ध्यान रखते हुए शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है, हमें बालक के भाषा विकास पर बल होती है। इस बात को कहने में कतई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो बाल्यावस्था होती है वो बालक, किसी भी बालक के जीवन की आधारशिला का निर्माण हो रहा होता है, उसके भविष्य का महल, जीवन के भविष्य का महल खड़ा होता है। तो उसकी भाषा का क्या स्वरूप होगा, इस विषय पे हमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए और उस बालक की भाषा के विकास के दृष्टिकोण से उसकी शिक्षा व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है पाठ्यक्रम। चूँकि बालक सुकोमल मना होते हैं और वो उन पाठ्यक्रम को, उस विषय वस्तु को पढ़ने में ज़्यादा मन रखते हैं जो उनके लिए रुचिकर हो, अर्थात हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवनोपयोगी होते हुए उनके लिए आनंदवर्धक हो और ज्ञानवर्धक हो। चौथी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि शिक्षण विधियाँ, एक बालक के साथ हमें किस प्रकार की शिक्षण विधियों को बाल्यावस्था में प्रयोग करना चाहिए। तो किंडरगार्टन हुई, मॉन्टेसरी हुई, डाल्टन विधि हुई और परियोजना विधि हुई, प्रोजेक्ट मेथड हुई। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम उनकी शिक्षण विधियों को लर्निंग बाय डूइंग, हम करके सीखने पर विशेष तौर पे जोर देते हैं। अगली महत्वपूर्ण चीज होती है खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा। बालक खेल में आसानी से अपनी विषय वस्तु को सीख जाते हैं और खेलों से उनके शरीर का भी विकास ठीक से होता है और एक्टिव रहते हैं बच्चे, और अपने उनकी जो पठन पाठन की गतिविधियां होती हैं उनमें वो संलग्न भी रहते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है उनके जिज्ञासु प्रवृत्ति की प्रोत्साहन। हमने पूर्व में चर्चा करी थी, जब हम बाल्यावस्था की विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था आपसे कि जिज्ञासु बहुत होते हैं बालक, वो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये क्यों होता है इत्यादि प्रश्नों के माध्यम से हम सबसे रूबरू हुआ करते हैं। तो हमें चाहिए कि उन बालकों की जिज्ञासु जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित करते हुए और प्रोत्साहन देने के साथ साथ ही उनको प्रोत्साहन की जो जिज्ञासु होने की रुचि है उसको और बढ़ाना चाहिए ताकि वो और प्रश्न करें और हम उनको उनकी शिक्षा व्यवस्था में ठीक से जोड़ सकें। अगली होती है संचय प्रवृत्ति। हमने विशेषताओं में देखा था कि बालक बहुत ही जो कुछ भी उनके आसपास होता है उसको संग्रहित करने की इच्छा रखते हैं, उसको अपने आसपास इकट्ठा करने की इच्छा रखते हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी संचय प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमें उनके डाक टिकट के माध्यम से या पुराने चित्रों के माध्यम से या अखबारों की कटिंग के माध्यम से हम उनकी संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही उनके द्वारा उनके ज्ञान में भी वृद्धि कर सकते हैं।
अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। आप देखे होंगे बालक गैंग एज, बाल्यावस्था को हम कहते हैं गैंग एज। तो बालकों के अंदर समूह में रहने की आदत होती है, तो जब उनकी सामूहिकता की प्रवृत्ति है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, संतुष्ट करते रहना चाहिए। उन्हें उनके समूह में शामिल होने को अवसर देना चाहिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में, जैसे हम स्काउटिंग गाइडिंग के माध्यम से उनको कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में उनको संलग्न करके, बाल सभा का आयोजन विद्यालय में होता है, उनसे जुड़ करके हम उनका जो उनकी सामूहिक प्रवृत्ति को उसको क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो सह पाठ्यगामी क्रियाओं की व्यवस्था है। सिर्फ अध्ययन ऐसा न हो कि किताबों में ही बुकवान बन जाए, लड़का किताबी कीड़ा बन के रह जाए, उसके अंदर अन्य कोई गुण न विकसित होए। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि बालक की हम जो सह पाठ्यगामी क्रियाएं हैं, सरस्वती यात्रा है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, या अन्य बहुत सारे ऐसे विद्यालयों में कार्यक्रम चलते हैं जिनके माध्यम से हम उनकी सह पाठ्यगामी क्रियाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनके अध्ययन के क्षेत्र को रुचिकर बना सकते हैं और उनके लिए उपयोगी बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें वर्तमान परिदृश्य में जब समाज में नैतिक मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है तो हमें बालकों की नैतिक शिक्षा पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। इस प्रकार से बाल्यावस्था के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उन पर चर्चा कर लिया है। तो विभिन्न प्रकार की हमने अभी चर्चा करी कि बाल्यावस्था में कैसे शारीरिक विकास पर ध्यान देना है, कैसे भाषा विकास पर ध्यान देना है। भाषा विकास पर हमें ध्यान देने के विभिन्न प्रकार की वाद विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से, कविता कहानी लेखन के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम कई सारी उनकी रचनात्मक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनके भाषा विकास पर भी बल दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।